नमस्कार। आज हम कुछ खास भारतीय कंपनियों के गहराई से बात कर रहे हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनमें 2025 में म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। 5 कंपनियां हैं: अपार इंडस्ट्रीज, आनंद राठी वेल्थ, फिर गैब्रियल इंडिया, वीआईपी इंडस्ट्रीज और जयप्रकाश पावर वेंचर्स। हमारे पास इनके डिटेल्ड फाइनेंशियल आंकड़े हैं, विश्लेषण हैं और एक समाचार लेख भी है जो म्यूचुअल फंड्स के इन रुझानों पर थोड़ी रोशनी डालता है। तो आज हम यही करने वाले हैं, इन स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं और समझते हैं कि भाई इन 5 अलग अलग कंपनियों में ऐसा क्या खास है जो बड़े संस्थागत निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स को लुभा रहा है। इनके बिजनेस को देखेंगे, हालिया प्रदर्शन कैसा रहा है, बाजार में इनकी क्या जगह है, इसको करीब से टटोलेंगे। क्या ये वाकई उतनी आकर्षक हैं जितना वो लेख इशारा कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले अपार इंडस्ट्रीज 1958 की कंपनी है। ये कंडक्टर, ट्रांसफार्मर ऑयल और पावर, टेलीकॉम केबल, इन सब में काम करती है। और दिलचस्प बात यह है कि कंडक्टर्स में ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, सबसे बड़ी। मार्केट कैप है इसका करीब 33,000 करोड़ रुपए। शेयर प्राइस अभी 8,200 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। वो समाचार लेख कहता है कि 2025 में अब तक शेयर ने करीब 18% का नुकसान दिया है, गिरा है शेयर। इसके बावजूद कमाल यह है कि 42 म्यूचुअल फंड्स, 42 उन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है। इनमें एक्सिस मल्टी कैप फंड और डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड जैसे बड़े नाम भी हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? शेयर नीचे जा रहा है पर फंड्स बैठे हैं। बिल्कुल, ये बात ध्यान खींचती है। अगर हम आंकड़ों को देखें ना तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। अच्छी बात यह है कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई है, करीब 43.5% CAGR। ये शानदार है। और डिविडेंड पे आउट भी ठीक है, 24.6%। ROCE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न वो 32.1% है और ROE इक्विटी पर रिटर्न 19.6%। ये आंकड़े तो अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ चिंताएं भी हैं। पहली तो यही कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू है करीब 1121 रुपए, उसके 7.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। ओह, 7.5 गुना। हाँ, ये महंगा लग सकता है। विश्लेषण ये भी कहता है कि कंपनी की उधार लेने की लागत कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो थोड़ी ज्यादा है। और हाँ, हालिया तिमाही जून 2025 की, उसमें मुनाफा 263 करोड़ रहा। ये पिछले साल की इसी तिमाही से तो ज्यादा है। वो 197 करोड़ था, पर पिछली कुछ तिमाहियों से थोड़ा कम है। तो एक तरफ तो ग्लोबल लीडरशिप है, ग्रोथ रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और दूसरी तरफ हाल में शेयर गिरा है, वैल्यूएशन ऊंची है और तिमाही नतीजा भी थोड़ा धीमा। आपको क्या लगता है, ये 42 फंड्स का इसमें बने रहना क्या दिखाता है? क्या वो इस गिरावट को एक मौके की तरह देख रहे हैं? शायद वो दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर है उसको ध्यान में रख रहे हों। संभव है, बिल्कुल संभव है। फंड मैनेजर्स अक्सर लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। हो सकता है वो कंपनी की जो ग्लोबल पोजीशन है, कंडक्टर सेगमेंट में वर्ल्ड लीडर होना और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी भूमिका, उसे ज्यादा वजन दे रहे हों, हाल की तिमाही या शेयर की चाल से ज्यादा। हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंडक्टर कंपनी होना ये कोई छोटी बात नहीं है। सही कहा। ठीक है, तो अपार से आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी आनंद राठी वेल्थ। ये 1995 में बनी थी और आज भारत की टॉप 3 गैर बैंक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देती है। ये सेक्टर तो आजकल काफी हॉट है ना? हाँ, बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है। इसका मार्केट कैप करीब 23,300 करोड़ रुपए है और शेयर 2,800 रुपए के आसपास। और यहाँ कहानी अपार से बिल्कुल उल्टी है। मनी 9 लाइव लेख के मुताबिक 2025 में इस शेयर ने 38% का शानदार मुनाफा दिया है। जबरदस्त। और इसमें 37 म्यूचुअल फंड्स निवेशित हैं। कुछ इंडेक्स फंड भी हैं, जैसे बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड वगैरह। और यहाँ के जो वित्तीय आंकड़े हैं वो वाकई बहुत दमदार लगते हैं। पिछले 5 वर्षों में मुनाफे की ग्रोथ देखिए, 37.3% CAGR। पिछले 3 साल का औसत ROE इक्विटी पर रिटर्न 42.6% है। ये बहुत ही प्रभावशाली है। 42%। हाँ। और FY25 का ROE तो 45.3% दर्ज हुआ है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है, 31.5% पे आउट। हालिया तिमाही जून 2025, उसका नेट प्रॉफिट 94 करोड़ रहा। ये पिछले कई तिमाहियों से काफी बेहतर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM मुख्य कारोबार से कितना मुनाफा हो रहा है, वो करीब 47% है। 47% मार्जिन, वाह, ये तो कमाल के आंकड़े हैं। लेकिन क्या यहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट है? कुछ तो होगा ध्यान देने लायक। हाँ है, यहाँ भी कुछ बातें सोचने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है इसका वैल्यूएशन। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू जो करीब 81 रुपए है, उसके लगभग 35 गुना पर ट्रेड कर रहा है। 35 गुना? हाँ, ये बहुत बहुत ऊंचा मूल्यांकन है। बाजार कंपनी की जो असल संपत्ति है किताबों में, उसके मुकाबले उसे कहीं ज्यादा कीमत दे रहा है। ये प्रीमियम शायद इसकी तेज ग्रोथ और जबरदस्त मुनाफे की वजह से है, लेकिन इतना ऊंचा वैल्यूएशन अपने आप में एक रिस्क तो होता ही है। ये तो है। एक और बात जिसने ध्यान खींचा है वो ये कि पिछली तिमाही जून 2025 में प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी घटाई है, करीब 4.5%।
47.29% से घटकर 42.71% हो गई है। अच्छा, प्रमोटर बेच रहे हैं। हाँ, थोड़ी कमी आई है। हालांकि ये चिंता की बात हो सकती है, पर इसके कई कारण हो सकते हैं। फिर भी निवेशकों को इस पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ की कहानी है शानदार ग्रोथ, बेहतरीन आरओई, जबरदस्त मार्जिन, लेकिन साथ ही आसमान छूता वैल्यूएशन और प्रमोटर होल्डिंग में हालिया कमी। तो क्या फंड्स इस ग्रोथ स्टोरी पर इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं कि वो ऊंचे वैल्यूएशन को भी नजरअंदाज करने को तैयार हैं? लगता तो यही है। वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं और आनंद राठी इसमें एक मुख्य खिलाड़ी है। फंड्स शायद इसी फ्यूचर पोटेंशियल के लिए प्रीमियम चुका रहे हैं। चलिए अब एक ऐसी कंपनी को देखते हैं जिसने हाल में निवेशकों को मतलब मालामाल कर दिया है। गैब्रियल इंडिया, ये आनंद ग्रुप की कंपनी है। 1961 से ऑटो कंपोनेंट उद्योग में है। शॉक एब्जॉर्बर, स्ट्रट्स, फ्रंट फॉक्स, ये सब बनाती है। और दिलचस्प बात यह है कि थ्री व्हीलर सेगमेंट में तो टॉप 3 में है ही, लेकिन कमर्शियल वाहनों और रेलवे सेगमेंट में तो इसका दबदबा है, करीब 89% मार्केट शेयर। 89%? हाँ, और इसने वंदे भारत ट्रेनों के लिए भी डैम्पर बनाए हैं। ये इसकी इंजीनियरिंग क्षमता दिखाता है। मार्केट कैप करीब 17,200 करोड़ और शेयर 1,200 रुपए के आसपास। और अब सुनिए, वो लेख बताता है कि 2025 में इस शेयर ने 114.5% का रिटर्न दिया है। 114%? हाँ, 114.5%। इसमें 35 म्यूचुअल फंड्स निवेशित हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड्स जैसे फंड्स शामिल हैं। ये तो मतलब अविश्वसनीय रिटर्न है। हाँ, ये प्रदर्शन वाकई शानदार है और इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी दिखते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, जीरो डेट। ये निवेशकों को बहुत पसंद आता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्लस है। पिछले 5 वर्षों में प्रॉफिट ग्रोथ 20% CAGR रही है, जो ठीक ठाक है। डिविडेंड पे आउट भी 30.2% पर अच्छा है। ROCE 26.1% और ROE 19.4% भी स्वस्थ माने जाते हैं। तो फिर इसमें क्या कोई चिंता की बात है ही नहीं, सब चंगा सी? एक मुख्य चिंता यहाँ भी वैल्यूएशन की ही है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू जो करीब 80.5 है, उसके लगभग 15 गुना पर ट्रीट कर रहा है। अच्छा, यहाँ भी 15 गुना? हाँ, आनंद राठी जितना तो नहीं, लेकिन ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के हिसाब से ये भी काफी ऊंचा माना जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि हालिया तिमाही जून 2025 उसका मुनाफा 56 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही 54 करोड़ रुपए और पिछले साल की समान तिमाही 42 करोड़ रुपए दोनों से बेहतर है। मतलब परफॉर्मेंस में लगातार सुधार दिख रहा है। समझ गया। तो गैब्रियल इंडिया, जबरदस्त शेयर रिटर्न, मार्केट लीडरशिप पक्की, खासकर सीवी और रेलवे में, कर्ज मुक्त बैलेंस शीट और मुनाफा भी लगातार सुधर रहे हैं। बस वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, पर इस प्रदर्शन के बाद फंड्स का इसमें रुचि लेना स्वाभाविक लगता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत जाने माने नाम पर, VIP इंडस्ट्रीज। लगेज, बैग्स, एक्सेसरीज। 1968 से है ये कंपनी। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अपने फील्ड में। भारत में मार्केट शेयर करीब 38% है, मतलब क्लियर लीडर। हाँ, ब्रांड तो बहुत बड़ा है। मार्केट कैप 6,100 करोड़ के आसपास है और शेयर 430 रुपए के करीब। और यहाँ फिर से विरोधाभास। लेख के मुताबिक 2025 में इस शेयर ने 15% से ज्यादा का नुकसान दिया है। फिर से शेयर गिरा है, लेकिन फिर भी 30 म्यूचुअल फंड्स इसमें निवेशित हैं। HSB वैल्यू ग्रोथ और बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे नाम है इसमें। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा मार्केट लीडर पर शेयर गिर रहा है, और हाल का प्रदर्शन कैसा है? हाँ, यहाँ वित्तीय तस्वीर काफी चिंताजनक है और यही इस मामले को पेचीदा बनाता है। एक सकारात्मक बदलाव जरूर है कि कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को सुधारा है। वर्किंग कैपिटल डेज 47 से घटकर 36 हो गए हैं। ये अच्छा है। लेकिन इसके अलावा चिंताएं ज्यादा हैं। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू जो 43.4 है, उसके लगभग 10 गुना पर है। हाल के प्रदर्शन को देखते हुए ये भी महंगा लग सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, मतलब कंपनी अपने मुनाफे से ब्याज चुका पा रही है या नहीं, वो कम है। पिछले 3 साल का औसत ROE सिर्फ 6.84% रहा है। सिर्फ 6.84%? हाँ, और पिछले 12 महीनों का TTM ROE वो तो माइनस में है, -12.1%। नेगेटिव ROE? और हाल की तिमाहियों का क्या हाल है? मुनाफे में है या नहीं? वो भी अच्छा नहीं है। कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। जून 2025 तिमाही में 13 करोड़ का घाटा, मार्च 2025 में 27 करोड़ का घाटा, दिसंबर 2024 में 12 करोड़ का घाटा और सितंबर 2024 में भी 33 करोड़ का घाटा था। अरे बाप रे, लगातार घाटा। हाँ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM वो भी जून 2025 तिमाही में घटकर सिर्फ 4% रह गया है। ये प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत कमजोर है। ये तो वाकई उलझा हुआ मामला है। एक तरफ इतना बड़ा ब्रांड, मार्केट लीडरशिप, और दूसरी तरफ लगातार घाटा, नेगेटिव रिटर्न, गिरता हुआ शेयर। फिर ये 30 म्यूचुअल फंड्स इसमें क्यों टिके हुए हैं? क्या वो किसी बड़े टर्न अराउंड की उम्मीद कर रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि ब्रांड इतना मजबूत है कि वापसी करेगा ही करेगा? ये समझना मुश्किल है। ये एक क्लासिक केस हो सकता है। वैल्यू ट्रैप है या टर्न अराउंड सिचुएशन है। फंड मैनेजर्स शायद कंपनी की ब्रांड इक्विटी पर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर और इस उम्मीद पर दाव लगा रहे हैं कि मैनेजमेंट स्थिति को संभालेगा और जैसे ही उपभोक्ता खर्च में सुधार होगा, कंपनी वापसी करेगी। लेकिन जोखिम स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा है यहाँ। बहुत ज्यादा। चलिए अब अपनी लिस्ट की आखिरी कंपनी देखते हैं, JP पावर वेंचर्स।
जेपी पावर 1994 की कंपनी है, पावर सेक्टर में है, थर्मल, हाइड्रो, कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट ग्राइंडिंग, काफी कुछ करती है। उत्तराखंड में 400 मेगावाट का हाइड्रो प्लांट है, मध्य प्रदेश में 2 थर्मल पावर प्लांट है, 500 मेगावाट और 1320 मेगावाट। हाँ, जेपी ग्रुप की कंपनी है ये। इसका मार्केट कैप करीब 13,000 करोड़ रुपए है और शेयर सिर्फ 19 रुपए के आसपास है। पेनी स्टॉक तो नहीं, पर काफी कम कीमत है। मनी 9 लाइव के अनुसार 2025 में शेयर ने सिर्फ 3% का मामूली रिटर्न दिया है, मतलब लगभग फ्लैट ही रहा है। इसमें 21 म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया है, खासकर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स जैसे HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स का निवेश तो शायद इसके मार्केट कैप और इंडेक्स में शामिल होने की वजह से ही होगा ना। हाँ, ये संभव है। यहाँ भी तस्वीर मिली जुली है, लेकिन VIP से काफी अलग। इस सकारात्मक बात यह है कि कंपनी हाल में मुनाफे में लौटी है। पिछले 5 वर्षों में 20% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ये शायद लो बेस इफेक्ट की वजह से हो सकता है। मुनाफे में आई है हाल में। हाँ, एक और आकर्षक बात इसका वैल्यूएशन है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू जो 17.9 रुपए है, उसके लगभग 1.08 गुना पर ही ट्रेड कर रहा है। बस 1.08 गुना? ये तो बहुत कम है बाकी कंपनियों के मुकाबले। हाँ, हमारी आज की लिस्ट में ये सबसे कम है और जून 2025 तिमाही में 278 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो पिछली कुछ तिमाहियों से काफी बेहतर है। तो क्या ये एक सस्ती टर्न अराउंड स्टोरी है? मतलब जोखिम कम है यहाँ? नहीं, जोखिम यहाँ भी बहुत बड़े हैं। पहली बात, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। पिछले 5 वर्षों में सेल्स ग्रोथ सिर्फ 10.7% CAGR रही है, जो कुछ खास नहीं है। पिछले 3 साल का औसत ROE केवल 6.86% है, कम है। ROCE भी सिर्फ 10.3% है, मतलब पूंजी पर रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है प्रमोटरों की गिरवी हिस्सेदारी, प्लेज्ड शेयर्स। ओह हाँ, प्लेजिंग कितना है? उन्होंने अपनी लगभग 79.2% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। 79%, लगभग 80% हिस्सेदारी गिरवी, ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि प्रमोटरों ने अपने शेयरों को गारंटी के तौर पर रखकर कर्ज लिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। अगर मान लीजिए कंपनी कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करती है या शेयर की कीमत बहुत गिर जाती है, तो कर्ज देने वाले इन शेयरों को बाजार में बेच सकते हैं। इससे शेयर पर भारी दबाव आ सकता है और स्थिति और बिगड़ सकती है। समझ गया। तो जेपी पावर एक तरह की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कहानी हो सकती है। हाल का मुनाफा और कम वैल्यूएशन इसे आकर्षक बनाते हैं, पर पिछला रिकॉर्ड कमजोर है, ग्रोथ धीमी है, रिटर्न रेशियो अच्छे नहीं है और प्रमोटरों की इतनी बड़ी गिरवी हिस्सेदारी, ये एक तलवार की तरह लटकी हुई है। फंड शायद बहुत कम वैल्यूएशन और पावर सेक्टर में संभावित सुधार पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इन 5 कंपनियों को एक साथ देखें तो ये साफ है कि म्यूचुअल फंड्स की जो निवेश रणनीति है वो काफी विविध है। वो सिर्फ एक ही तरह की कंपनियों में पैसा नहीं लगा रहे। हाँ, ये दिलचस्प है। एक तरफ अपार, गैब्रियल और VIP जैसी कंपनियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लीडर हैं, भले ही VIP का हालिया प्रदर्शन खराब रहा हो। दूसरी तरफ आनंद राठी जैसी हाई ग्रोथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाली वित्तीय सेवा कंपनी है, और फिर जेपी पावर जैसी संभावित टर्न अराउंड वाली लेकिन बेहद जोखिम भरी कंपनी भी है। सही कहा। ये दिखाता है कि फंड मैनेजर्स अलग अलग दांव लगा रहे हैं, कुछ स्थापित लीडरशिप और स्थिर ग्रोथ पर, जैसे शायद अपार और गैब्रियल, कुछ तेज ग्रोथ वाली इंडस्ट्री के लीडर पर जैसे आनंद राठी, कुछ ब्रांड की मजबूती और संभावित रिकवरी पर जैसे VIP, और कुछ गहरे मूल्य और टर्न अराउंड पर जैसे जेपी पावर, भले ही उसमें बड़े जोखिम क्यों ना हो। और हमने ये भी देखा कि शेयर का हालिया प्रदर्शन ही एकमात्र कारण नहीं है फंड्स के निवेश का। जैसे अपार और VIP गिरे हैं, गैब्रियल रॉकेट बन गया, लेकिन फंड्स ऊंचे वैल्यूएशन जैसे आनंद राठी, गैब्रियल, अपार में या खराब वित्तीय प्रदर्शन जैसे VIP के मामले में के बावजूद भी निवेश बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक विचारणीय बात यही उभरती है कि संस्थागत निवेशक मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो अक्सर शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से परे देखते हैं। वे शायद कंपनियों की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, उनके मैनेजमेंट की क्वालिटी, उस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, या कोई खास उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो शायद अभी सतह पर न दिख रहा हो। जैसे अपार में शायद ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड पर नजर हो, गैब्रियल में रेलवे और CV पर फोकस, आनंद राठी में भारत में वेल्थ मैनेजमेंट का जो बढ़ता बाजार है, VIP में उपभोक्ता मांग में संभावित सुधार की उम्मीद, और जेपी पावर में शायद पावर सेक्टर रिफॉर्म्स या कोई एसेट बिक्री की उम्मीदें हों। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन 5 कंपनियों का विश्लेषण हमें म्यूचुअल फंड्स की दुनिया की एक झलक देता है। वे सिर्फ साफ साफ विजेताओं पर ही दाव नहीं लगाते, बल्कि अलग अलग जोखिम प्रोफाइल और संभावनाओं वाली कंपनियों में भी अवसर तलाशते रहते हैं। हाँ, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी स्टॉक को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ हालिया प्रदर्शन और हेडलाइन नंबरों पर ही ध्यान दे रहे हैं, या उन गहरी रणनीतिक वजहों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनके कारण बड़े निवेशक उसमें रुचि ले सकते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन 5 कंपनियों अपार इंडस्ट्रीज, आनंद राठी वेल्थ, केग्रियल इंडिया, वीआईपी इंडस्ट्रीज और जयप्रकाश पावर वेंचर्स और उनमें म्यूचुअल फंड्स की दिलचस्पी पर। उम्मीद है इस विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को इन कंपनियों और उनके प्रति संस्थागत निवेशकों के नजरिए को समझने में एक नई दिशा मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।